हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र शनत वर्मा, आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हमारा डाइजेशन सिस्टम का पार्ट 5 है, 5वां पार्ट है। और डाइजेशन सिस्टम को मैं इतने विस्तार से इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छी अच्छी संरचनाएं अंग हमारे शरीर में हैं, जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उनको अलग से पढ़ाने के बजाय इसी में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको यह पाचन तंत्र भी अच्छे से समझ में आ जाए। और पाचन तंत्र तो अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन साथ ही साथ आपको पूरा अंग भी अच्छे से समझ में आ जाए। और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों ये। और बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। विज्ञान अगर साइंस आपके सिलेबस में है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से पूछे जाते हैं, इसलिए बायो को हमको ज़्यादा फोकस करना है। और बायो इंटरेस्टिंग भी है और इसको डीप भी पढ़ना पड़ता है दोस्तों। आज भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ऐसी ऐसी रोचक बातें आपको बताने वाला हूं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपको निश्चित ही तौर पर लाभ प्रदान करेंगी। और देखिए, एक बार में तो कभी सब कुछ याद हो नहीं सकता। अगर आप 2-3 बार देखें बायो को, क्योंकि इसमें नाम भी अटपटे होते हैं, वैज्ञानिक नाम होते हैं, 2-3 नाम होते हैं, तो 2-3 बार अगर आप देखें वीडियो को तो आपको निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। मैं खुद ही 2-3 बार वीडियोस देखता था पहले, जब मैं शुरुआती पढ़ रहा था। और अब तो देखिए, अब अगर मैं कहूँ, अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे मेरे साथ तो आप स्वयं एक बुक लिख देंगे, स्वयं एक बायो का बुक लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो बस मेरे साथ पढ़ते रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखा कीजिए दोस्तों। मैं बार बार यही कहूँगा, क्योंकि अधूरा सामने का देख लेने से इंसान को पता नहीं चल पाता है कि इसमें कितने महत्वपूर्ण प्रश्न छिपे हुए हैं, जिनको एक बार भी अगर इंसान पढ़ा होगा तो पेपर में निश्चित तौर पर बना लेगा। तो सबसे पहले मैं यही निवेदन करूँगा दोस्तों आप लोगों से कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अब आज के टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और कल के टॉपिक के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आगे हम लोग लीवर पढ़ने वाले हैं, लीवर और पित्ताशय और पित्त रस के बारे में कल हम लोग अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोग छोटी आंत, पैंक्रियास, जिसको अग्न्याशय कहते हैं हिंदी में, और उससे निकलने वाले पाचक एंजाइमों और हार्मोन्स के बारे में, और कितना महत्वपूर्ण है अग्न्याशय हमारे शरीर के लिए, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे दोस्तों ये, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। हम लोग आज देखते हैं छोटी आंत। और पहला ही प्रश्न आपको पूछा जाता है कि सबसे लंबी, जो आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो यही है मेरे दोस्तों, छोटी आंत। देखिए दोस्तों, ये पतला होता है और आपस में ऐसे गूथा होता है। यू आकार का भी कह सकते हैं, सी आकार का भी कह सकते हैं, और आपस में इतना कुंडलित होता है कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा कि 7 मीटर लगभग, कई बार 6 मीटर भी होता है इसकी लंबाई। देखिए, मैंने साइड में लिखा हुआ है 6 मीटर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि 6 मीटर ही होता है। लगभग 7 से 7.5 मीटर भी होता है, ये एवरेज है दोस्तों। और कई बार 6 मीटर भी पाया जाता है छोटी आंत। और 7 से 7.5 मीटर, आप सोच सकते हैं कितना लंबा हमारा छोटी आंत होता है। और ये बड़ी आंत से लगभग 5 गुना होता है दोस्तों। ये बड़ी आंत मोटा होता है लेकिन छोटा होता है, लंबाई में इससे छोटा होता है। और 1.5 मीटर होता है लगभग। तो आप समझ सकते हैं 1.5 मीटर को अगर 1.5 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 7.5 आएगा। मतलब इन दोनों का अनुपात अगर देखें तो 5:1
एक होता है। तो छोटी आंत बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे पाचन तंत्र के लिए दोस्तों, और छोटी आंत सबसे लंबा भाग है, यह आप याद रखिएगा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, जो अक्सर पेपर में आ जाता है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें यह छोटी आंत बहुत लंबी होती है, या कहूँ तो सबसे लंबी होती है। और वहीं अगर मांसाहारियों की बात देखें, मांसाहारियों में छोटी आंत बहुत छोटा होता है दोस्तों, शाकाहारियों की तुलना में बहुत छोटा होता है। और लोगों को लगता है कि मांसाहारियों का आंत ज़्यादा लंबा होता होगा, और इसीलिए पेपर में फंस जाते हैं। जबकि शाकाहारियों का छोटी आंत, शाकाहारी जानवरों का छोटी आंत ज़्यादा लंबा होता है। तो आपके 1 नंबर पक्के हो गए हैं दोस्तों, बिल्कुल कभी न कभी आपके पेपर में आ जाएगा। जैसा कि हमने देखा था पिछले बार, छोटी आंत किसके बाद आता है? अमाशय के बाद। तो स्टोमक में लगभग 50 से 60, अमाशय तक लगभग 50 से 60% पाचन हो चुका था। अब आगे का पूरा पाचन दोस्तों, छोटी आंत बहुत महत्वपूर्ण है। आगे का जो पूरा पाचन है, पूर्ण पाचन कहाँ होता है पूछा जाता है आपसे, तो पूर्ण पाचन यही होता है छोटी आंत में। और सूक्ष्म पोषक तत्वों का अवशोषण भी कहाँ होता है अगर आपसे पूछा जाए, तो यही होता है दोस्तों छोटी आंत में। और आगे चलते हैं दोस्तों, अमाशय से लगा हुआ छोटी आंत का जो भाग होता है, देखिए अमाशय से छोटी आंत में पहुंचता है, ये तो मैंने आपको रटवा दिया है। लेकिन वो प्रश्न क्या बनाता है, आप समझिए बात को। छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी, छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी, इंग्लिश नाम इसका है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। तो आपसे पूछता है कि अमाशय से कहाँ जाता है भोजन, तो आप बताएंगे ग्रहणी। और ये ग्रहणी किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। तो आपसे वो डायरेक्ट छोटी आंत थोड़ी पूछेगा, ये तो सबको पता हो जाता है जल्दी से। वो पूछेगा अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, आप बताएंगे ग्रहणी। और ग्रहणी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम नया नाम होता है दोस्तों, इसीलिए मैं अधिक बार बोलता हूँ। छोटी आंत को आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। और पहले भाग का नाम जैसा कि मैंने बता दिया है, यह ग्रहणी जो है ये आपके अमाशय से जुड़ा होता है। ग्रहणी जो है आपके किससे जुड़ा होता है? ग्रहणी अमाशय से। और मैंने बताया आपको कि यह प्रश्न पूछा जाता है, और इसी को दोस्तों ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम, कुछ समय में ही आप इतने इंटेलिजेंट हो जाएंगे कि आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी सारी बातें। बस 2-3 बार आप चाहे बुक से पढ़ें चाहे वीडियो देखें, आपको ये करना होगा, तभी आप श्रेष्ठ बन पाएंगे दोस्तों। हालांकि हम लोग सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म करके भी तो दिखाना पड़ता है ना। तो देखिए, ड्यूडेनम को ही पक्वाशय भी बोलते हैं दोस्तों। कभी कभी आपको घुमाने के लिए पक्वाशय दे सकता है। पक्वाशय कितना है? 30 सेंटीमीटर है, तो उतना लंबा नहीं होता है। मतलब ये सामने का जो होता है ग्रहणी पहला भाग, उतना लंबा नहीं होता है। सबसे लंबा आपका जो भाग है वो होता है आपका शेषांत्र, जिसको बोलते हैं, जो अंतिम भाग है, इसी को इलियम बोलते हैं। नामी ग्रामी नाम है दोस्तों, ये इलियम नाम से बहुत प्रसिद्ध है। ये इलियम नाम से बहुत प्रसिद्ध है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, लगभग 3.6 मीटर से 4 मीटर तक हो सकता है। 3.6 मीटर से 4 मीटर आप सोच सकते हैं, पेट के अंदर इतनी बड़ी नली। तो ये पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इलियम जो है सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत का। और ये बीच का भाग उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि नाम से भी पता चलता है, मध्यांत्र।
मध्य में हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जीजेनम। जीजेनम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए 2.6 मीटर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि भोजन का पूर्ण पाचन तथा पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, छोटी आंत। देखिए स्टार लगा कर रखा है, और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर क्या है, छोटी आंत। तो आप याद रखिएगा, पूर्ण पाचन, भोजन का पूर्ण पाचन और सूक्ष्म पोषक तत्वों का या पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में होता है। और आगे हम लोग देखेंगे, देखिए और आगे के जो लाइन है इसमें भी देखिए स्टार लगा हुआ है, और स्टार बड़ी आसानी से नहीं लगाया जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब कोई बात, तभी टीचर्स इस प्रकार के स्टार्स लगाते हैं। और आपको यह बात तो बिल्कुल याद रखनी है। देखिए गृहिणी में ही जो पहला भाग मैंने बताया ना छोटी आंत का, उसी में ही एक उभयनिष्ठ नलिका द्वारा, एक उभयनिष्ठ नलिका के माध्यम से, अब उभयनिष्ठ का क्या मतलब है मैं बताऊंगा आपको, माध्यम से जो है अग्न्याशयी रस और पित्त रस निकलता है। गृहिणी में ही निकलता है या स्त्रावित होता है। कौन से रस, अग्न्याशयी रस, अग्न्याशय से बना हुआ है अग्न्याशयी रस और पित्त रस। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, गृहिणी में ही निकलता है। एक उभयनिष्ठ नलिका मतलब एक ही नली में दोनों रस आते हैं, एक ही नली में दोनों रस आते हैं और निकल जाते हैं। और यहीं से फिर देखिए पाचन का पूरा मेन जो मुख्य कार्य है यहीं पर शुरू होता है, गृहिणी से। और मैंने आपको बताया भी है कि छोटी आंत में ही पूर्ण पाचन होता है। दोस्तों जैसे ही भोजन आमाशय से गृहिणी में आता है, भोजन आमाशय से गृहिणी में आता है, गृहिणी की दीवार क्रमाकुंचन की क्रिया करने लगती है। क्योंकि सभी जो रस आ रहे हैं, अग्न्याशयी रस आ रहा है, पित्त रस आ रहा है, और आंत में आंतरिक रस निकलेगा भी, उन सबको मिलाना है ना भोजन में। तो मिलाना है तो क्या करता है, क्रमाकुंचन की क्रिया। मैंने क्रमाकुंचन की गति आपको बताया था ग्रास नली में, लेकिन ये क्या है, क्रिया है। लेकिन ये क्रिया है दोस्तों। इस क्रिया का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आटे को गूंथा जाता है ना, बस उसी प्रकार की क्रिया गृहिणी की दीवार करने का प्रयास करती है। सारे भोजन को रस के साथ अच्छे से मिलाने का प्रयास करती है, जिससे रस उनका पाचन कर सके। और इसके लिए एक और कार्य होता है, छल्लेदार तरंगे निकलती है गृहिणी की दीवार से। गृहिणी की दीवार छल्लेदार तरंगे प्रवाहित, देखिए छल्लेदार तरंगे प्रवाहित करती है। यह प्रश्न भी बनता है दोस्तों, गृहिणी की दीवार से क्या बोलता है, छल्लेदार तरंगे प्रवाहित होती है। तो जैसा कि मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि यह प्रश्न भी बनता है। तो दोस्तों मैं वह चीज़ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ जो प्रश्न नहीं बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ, और जो कंपटीशन में बहुत दिनों से लगे हुए हैं उनको यह सारी बातें मुँह जुबानी याद हैं दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को भी ये बातें मुँह जुबानी याद हों, इसीलिए मैं बार बार बोल कर पढ़ाता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा प्रयत्न ना करना पड़े, ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। तो देखिए दोस्तों क्रमाकुंचन की क्रिया को क्या बोलते हैं, पेरिस्टैल्टिक
एक्शन, पेरिस्टैल्टिक एक्शन। इंग्लिश में अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और ये जो तरंगे निकालती है उसको बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक वेव्स। वेव मतलब तरंग होता है, तो पेरिस्टैल्टिक सेम टू सेम रहेगा क्या, स्पेलिंग, वेव्स। तो ये ग्रहणी की दीवार से निकलती है और ग्रहणी की दीवार ही क्रमाकुंचन की क्रिया करती है। तो हमारे शरीर में दोस्तों एक से एक योद्धा देकर रखा है प्रकृति ने, और 3 ऐसे महायोद्धाओं का मैं आपको नाम बताने वाला हूं अभी, जो ऐसे तैयार रहते हैं कि आज तो भोजन आ जाए, इनको पचाकर ही छोड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि धीरे धीरे 3 विशिष्ट का मतलब स्पेशल रसों के प्रभाव से छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि छोटी आंत में पूर्ण पाचन क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है या पूर्ण पाचन हो जाता है। और अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये रस हैं तीनों, और यही सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं दोस्तों तीनों स्पेशल रसों के बारे में, जूसेस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है अग्न्याशयी रस है। अग्न्याशयी रस है, और अग्न्याशयी रस कहाँ से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है। मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाने वाला हूँ आपको अभी अग्न्याशय को और लीवर को और आंत को, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, अभी दिखाऊंगा आपको। उससे पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। और अग्न्याशय से निकलता है अग्न्याशयी रस। इंग्लिश में पैंक्रियास बोलते हैं अग्न्याशय को, तो इस कारण से रस को बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस। तो गजब की बात मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए 3 रसों के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहले पित्त रस, इसको बोलते हैं बाइल जूस। आंतरी रस मतलब आंत से निकलता है ना, छोटी आंत से, तो आंतरी रस हो गया। इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए दोस्तों, ये अग्न्याशयी रस जो है अकेला नहीं होता है, ये अपने एंजाइम और हार्मोन्स के साथ एकदम तैयार रहता है कि आज तो भोजन आ जाए, पचा के छोड़ेंगे इसको। तो पूरी देखिए 3 रस हैं ज़बरदस्त, और इनकी पूरी कोशिश होती है कि आप जो भी खाएं या मनुष्य जो भी खाएं उनको पूरी तरह से पचा कर ही छोड़ें। तो पित्त रस के बारे में मैं आगे के वीडियो में बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बताऊंगा डीपली, तब आपको इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर बहुत मज़ा आएगा। लेकिन आज भी मैं एक ज़बरदस्त बात इसकी बता देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ दोस्तों 1 मैन आर्मी। इसको मैं क्या बोलता हूँ, 1 मैन आर्मी, क्योंकि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, यह अकेले लड़ने के लिए तैयार रहता है दोस्तों। ये बहुत ही खूंखार योद्धा है और ये अकेले लड़ने के लिए तैयार रहता है हमारे आंत में। तो इसको मैं नाम दिया हूँ 1 मैन आर्मी। और यही प्रश्न पूछा जाता है, कौन से रस में एंजाइम नहीं होता है। और इतनी छोटी सी बात लोग गलत करके आ जाते हैं दोस्तों, जबकि अग्न्याशयी रस में साफ साफ लिखा हुआ है मैंने एंजाइम पाया जाता है, प्लस हार्मोन होता है इसके टीम में। आंतरिक रस के टीम में देखिए एंजाइम होता है और लाइसोजाइम होता है। तो एंजाइम को आप देख रहे हैं कि इसमें होता है, और लाइसोजाइम तो एक खतरनाक योद्धा है दोस्तों, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है जो कि लार में भी पाया जाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों, अगर लार से बचकर, मुख से बचकर कोई बैक्टीरिया अंदर आ जाए,
वहाँ लाइसोजाइम से अगर कोई बचकर अंदर आ जाए तो HCl उसकी खूब पिटाई करता है आमाशय में, और वहाँ से भी कोई बैक्टीरिया गलती से अगर अंदर प्रवेश कर जाए छोटी आंत में, तो उसकी बची खुची आत्मा यह लाइसोजाइम निकाल देगा। तो इस प्रकार से सारे वायरस बैक्टीरिया का अंत हमारा शरीर करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो गलतियां करेगा, बाहर बहुत ज़्यादा खाएगा, दुकानों में जहां मक्खियां घूमते रहती हैं, धूल उड़ते रहते हैं, वहां से बहुत भोजन करेगा, तो कब तक कोई बचा पाएगा किसी को। लेकिन दोस्तों, कोई अगर बार बार गलती करे तो उसको बचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, बिल्कुल एकदम याद रखिए। और इतनी छोटी सी बात लोग गलत करके आ जाते हैं दोस्तों। लेकिन अब आप पढ़ाकू योद्धा यह गलती नहीं करेंगे। कौन से रस में एंजाइम नहीं होता है? पित्त रस में, इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर अग्न्याशय है और कहाँ पर लीवर है। अग्न्याशय को देखिए, स्टोमक के पीछे देखिए एक पत्ती जैसी संरचना है, लंबी सी पीली रंग की होती है दोस्तों। इसको बोलते हैं अग्न्याशय। इससे ही निकलता है अग्न्याशयी रस, जिसमें एंजाइम प्लस हार्मोन होते हैं और कुछ लवण भी होते हैं। लगभग 95% जल होता है दोस्तों अग्न्याशयी रस में, और 5% एंजाइम और लवण होते हैं। बात करें दोस्तों अग्न्याशयी रस के pH को, तो आप लिख कर रख लीजिए 7.5 से 8.3 होता है। 7.5 से 8.3 होता है। और आपको मैंने बताया था कि 7 से अधिक अगर किसी का pH है तो क्या है? तो वो क्या है? क्षार है। इसका मतलब है कि अग्न्याशयी रस क्षारीय होता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है दोस्तों। और क्षारीय क्यों होता है यह भी पूछा गया है। तो आप लीवर को देख रहे हैं दोस्तों, दाएं साइड में लीवर है, देखिए, ये देखिए। और इसी के देखिए लीवर के दाएं साइड में पित्ताशय लगा हुआ है। लीवर तो खुद ही दाएं साइड में है, और उसके दाएं साइड में क्या लगा हुआ है? पित्ताशय, जिसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। तो यह बात मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताई थी। और यह पेपर में पूछा गया है कि कौन से लीवर के कौन से लोब में या भाग में पित्ताशय या गॉल ब्लैडर लगा होता है। तो बिल्कुल आप ध्यान से याद रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको चित्र भी दिखा दिया है। अग्न्याशय को कहा जाता है पैंक्रियास इंग्लिश में। देखिए मैंने साइड में लिखा हुआ है पैंक्रियास। अग्न्याशय के साइड में क्या लिखा हुआ है? पैंक्रियास। और ये नाम आपको याद रहना चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अग्न्याशय ना देकर आपको पैंक्रियास दे सकता है, और ऐसे में आप अगर फंस गए तो आपका पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए इस नाम को याद रखिएगा। और मानव शरीर की यह सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है, या कहा जाए तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो आपको पता चल गया अग्न्याशय है। और पेपर में ये दूसरी नंबर की भी पूछी जाती है, आप याद रखिएगा। और पहले नंबर की ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। तो अब आपको पता चल चुका है कि पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर या यकृत, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय या पैंक्रियास।
सारा नाम का खेल होता है दोस्तों, इसीलिए मैं नाम को बार बार बोलता हूँ। और नाम अगर आपको याद हो गया तो ये बड़ा ही इजी है बायो, क्योंकि वैज्ञानिक नाम होते हैं इसलिए आपको याद नहीं होता है जल्दी से। इसीलिए आप चाहे बुक से पढ़ें चाहे वीडियो देखें, 2-3 बार अवश्य अच्छे से देख लें जो पहले बार देख रहे हैं। अच्छा, यह अमाशय के ठीक नीचे, जैसा कि मैंने दिखाया आपको चित्र में, पीले रंग की एक ग्रंथि है। अमाशय के ठीक नीचे मैंने आपको दिखाया ना, और पीले रंग की एक ग्रंथि है। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण, इसके बगैर पाचन नहीं हो सकता दोस्तों। ये जो रस स्रावित करती है अग्न्याशयी रस, जिसको हम लोग पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, क्योंकि पैंक्रियास से निकलता है ना, तो अति महत्वपूर्ण रस जिसके बगैर पाचन नहीं हो सकता, यही स्रावित करती है अग्न्याशय। अगर किसी के अग्न्याशय में प्रॉब्लम आ जाए तो समझ जाओ ऊपर जाएगा, क्योंकि अग्न्याशय पाचन के साथ साथ और भी बहुत सारी बातों को कंट्रोल करता है दोस्तों। मैं आगे बताऊंगा आपको। इस अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है। अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अब आपको इसका जो महत्व है समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी अग्न्याशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। देखिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है पैंक्रियाटिक जूस। जूस मतलब रस और रस मतलब जूस। तो इस अग्न्याशयी रस को याद रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ज़बरदस्त एंजाइम की टीम होती है दोस्तों, ज़बरदस्त एंजाइम्स की टीम होती है। ये लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आज तो कुछ भी आ जाए, आज तो पचाकर ही छोड़ेंगे। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो अग्न्याशयी रस है। और मैं आपको ऐसे ऐसे ज़बरदस्त एंजाइम्स के नाम बता रहा हूँ जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो में इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। 3 एंजाइम के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन आज मैं 2 और नए एंजाइम के बारे में बता रहा हूँ और उन्हीं 3 एंजाइम को भी रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और आज आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो चलते रहिए मेरे साथ। सिर्फ 2-4 मिनट का वीडियो और बच गया है। और एमाइलेज को बोलते हैं दोस्तों, एमाइलेज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम। और एमाइलेज के लिए मैंने आपको ट्रिक दिया था, एमाइले ग्लूकोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में या ग्लूकोज के बड़े भाई में। अगर माल्टोज भी ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा। 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर क्या बनता है? माल्टोज। तो बड़े भैया हो गए ना। तो ऐसा याद रखिए कि बड़े भैया या छोटे भैया में बदल देते हैं। और ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंजाइम, इससे इम्पोर्टेंट एंजाइम आपको शायद ही मिलेगा। अगर देखिए, एमाइलेज, प्रोटीज और लाइपेज को छोड़ दें तो उसके बाद देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम हो जाता है, क्योंकि इसी के कमी के कारण आजकल 30 साल जिनकी उम्र हो चुकी है, 30 साल से अधिक उम्र वाले जितने भी लोग हैं उनमें से 40% लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है दोस्तों। और इसी की कमी के कारण अगर एस्टरेज आपके शरीर में नहीं बनता है अच्छे से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि एस्टरेज ही तो वह चीज़ है जो कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है, कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है। तो याद रखिएगा, एस्टरेज कोलेस्ट्रॉल को अलग करता है। और देखिए दोस्तों, और प्रोटीज है आगे, जिसको मैंने बताया था आपको, ट्रिप्सिन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रोटीन को ये सूक्ष्म पोषक तत्वों में चेंज करता है। और प्रोटीन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों में चेंज होता है? एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में। और
आप एक बात और याद रख सकते हैं, आपके ऑप्शन में दे सकता है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को किस में चेंज करता है, तो सामने आपके लिखा होगा पॉलीपेप्टाइड। एमिनो अम्ल ना देकर वो क्या लिख देगा, पॉलीपेप्टाइड। तो यह बात भी आप याद रखिए दोस्तों। सब कुछ बताया जा रहा है ताकि आप सबसे श्रेष्ठ बन जाएं। और बहुत पढ़ाई के बाद, बहुत दिनों के मेहनत के बाद इतनी सारी बातें हमारे पास पहुंचती हैं दोस्तों। और टीचर्स आपको सारी बातें एक साथ इसलिए बता देना चाहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स को वो क्या बनाना चाहते हैं, सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ। तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ते रहिए, मैं बिल्कुल आपको अच्छे से और पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा ज्ञान ही पूरा कल्याण करता है दोस्तों। जो अधूरा देखकर वीडियो छोड़ देंगे, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता कि उनका कल्याण हो जाएगा। और जो पूरा वीडियो देखते हैं दोस्तों, उनका कल्याण तो स्वतः ही हो जाता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। देखिए चौथा, और डीएनए और आरएनए को जो पाचन है, डीएनए और आरएनए का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप, न्यूक्लिएज। और इतनी सी बात आपसे पूछ लेता है तो लोगों को पता ही नहीं चलता, वो लगा देते हैं माइलेज, कभी नाम ही नहीं सुना इसका, तो कोई लगा देता है प्रोटीज, क्योंकि उनको लगता है डीएनए कहीं ना कहीं प्रोटीन से संबंधित है, और वहीं पर वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और आगे मैंने बताया था आपको लाइपेज का मैंने ट्रिक भी आपको बताया था। लाइपेज, और आजकल फैट की बड़ी समस्या है, फैट मतलब पेट, और एक न एक दिन पेट आई और आई से लाई। तो लाइपेज जो है वसा अर्थात फैट, लाइपेज जो है वसा अर्थात फैट का पाचन करता है। और किस में बदलता है, देखिए सामने लिखा हुआ है आपको पहले भी बताया जा चुका है, वसीय अम्ल में, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फैटी एसिड। देखिए मैं आपको पूरा याद करा के ही छोड़ना चाहता हूँ, और इसीलिए बार बार अच्छे से समझा कर दोहराता हूँ, क्योंकि खुद से पढ़ोगे तो उतना याद नहीं होता है। नहीं तो बुक तो सबके पास है दोस्तों, बुक तो सबके पास है, लेकिन पढ़ाने वाला चाहिए और अच्छे से पढ़ाने वाला चाहिए। तो एक बात में आपको और फंसाता है दोस्तों, लाइपेज दे देगा, सामने लिखेगा कि वसा को किस में चेंज करता है, और वो दे देगा ग्लिसराइड। वसीय अम्ल ना देकर, वसीय अम्ल तो सबको पता चल गया ना अब कि वसा को किस सूक्ष्म पोषक तत्व में, वसीय अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन इसीलिए अब घुमाने लगा है, वो पूछ देता है ग्लिसरॉइड ऑप्शन में वसीय अम्ल देता ही नहीं है, वो मोनोग्लिसराइड दे देगा, ट्राइग्लिसराइड दे देगा, या सिर्फ ग्लिसराइड दे देगा ऑप्शन में। तो आपको ग्लिसराइड जहाँ दिखे वहाँ टिक कर देना है। वसा से संबंधित शब्द अगर आपको, देखिए ग्लिसरीन अगर आपने देखा होगा, ग्लिसरीन आपने अगर देखा होगा तो देखें तो एकदम से गाढ़ा होता है ना, और वही गाढ़ी चीज़ ही तो वसा है ना। तो आप उससे याद रखिए कि फैट शब्द, वसा शब्द ग्लिसरीन से ताल्लुक़ रखता है, और तब आपको याद रहेगा कि लाइपेज जो है वसा को या फैट को ग्लिसरॉइड में चेंज करता है। फिर आगे में उसके ट्राई लगा दे चाहे मोनो लगा दे, हमको उससे मतलब नहीं है, वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज आपको बहुत सारी बातें पता चली होगी, और मैंने बार बार आपको आज पूरा वीडियो देखने के लिए कहा, क्योंकि जब तक आप लोग पूरा ज्ञान नहीं लेंगे तो पूरा कल्याण कैसे हो सकता है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और नए व्यूवर्स अगर कोई देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हो सके तो शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।